हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली जानकारी देती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और मैं हर बार बताती हूं आपको, आज भी बताऊंगी कि इसमें साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जुलाई के सेशन में भी और जनवरी के सेशन में भी। तो इसके लिए अवेयर रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि मेरे चैनल पर हर 2 दिन 3 दिन में जो भी अपडेट इस कोर्स की आती है मैं वीडियो डालते ही रहती हूँ, ताकि बच्चों को भटकना ना पड़े या जानकारी नहीं मिल पा रही है तो परेशान ना हो। ठीक है बेटा, अभी मेरी सीरीज चल रही है जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ इग्नू डीईसी के तीनों ही सब्जेक्ट जो डीईसी 1 2 3 हैं, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं। उनको मैं ब्लॉक वाइज आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ ताकि थ्योरी क्लियर हो जाए बच्चों की। देन एमसीक्यू जब बच्चे करें तो उनको पता हो कि उनके सिलेबस में क्या दिया है, किस पॉइंट को हमको पढ़ना है, सिलेबस क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या है, कौन से पॉइंट दिए, सब। ताकि जब आप एमसीक्यू करो तो इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि किसी भी परीक्षा में, हालांकि मैक्सिमम परीक्षाएं एमसीक्यू ही होती हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको पता है थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आपको थ्योरी बनेगी तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर बनेंगे। तो स्टूडेंट, मैं इस क्लास को चालू करती हूँ। आज हमारा डीईसी 1 का लास्ट ब्लॉक है, क्योंकि डीईसी 1 में सिर्फ 7 ही ब्लॉक थे। 6 ब्लॉक हमने कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी 6 क्लास ऑलरेडी आ चुकी हैं। नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देखिएगा, छोटे छोटे हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो ही बनाए हैं, समराइज करके बहुत इनोवेटिव तरीके से आपको पढ़ाया आपकी बुक से। ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा, सबको देखिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो अगर आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले प्लेलिस्ट में, तो वहाँ भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी, उसको टच करेंगे तो एक साथ पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो देखिएगा। और वो बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्वेश्चन बैंक पूरा कॉम्बो लेना है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और पैकेज परचेस करके अपने एग्जाम्स तक हमारी गाइडेंस में अपने कार्य कर सकते हैं। हम सारे ही पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में देते हैं, हाथ से बनी हुई फाइल सेल नहीं करते। जो बच्चे कॉम्बो पैक लेते हैं उनको एग्जाम्स तक गाइडेंस मिलती रहती है। कम टू द पॉइंट, आज हम पढ़ेंगे डीसी 1 का ब्लॉक नंबर 7 और इसमें भी कुछ यूनिट्स हैं, बस फिर आपका डीसी 1 खत्म। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डीसी 2। तो आज हम डीसी 1 खत्म करते हैं। चलिए, डीसी 1 में आपका जो ब्लॉक नंबर 7 है भाई, इसका आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 29। ये कहती है चाइल्ड केयर सर्विसेज इन इंडिया हिस्टोरिकल ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ हम पढ़ते हैं भारत में बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का ऐतिहासिक अवलोकन। हम ये देखेंगे कि क्योंकि हमारा सिलेबस है प्री प्राइमरी एजुकेशन, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डीसी जो हम पढ़ रहे हैं, तो डी का मतलब डिप्लोमा। तो हम जब इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो हम यही संस्थाओं में काम करने के लिए पढ़ रहे हैं। इन फ्यूचर हम इन्हीं केंद्रों में काम करेंगे। ठीक, तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सरकार चला रही है, क्या योजनाएं हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में चल रहा है, वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूट ना जाए। ठीक, तो अब आपका यहाँ है चाइल्ड केयर सर्विसेज इन इंडिया। भारत में बच्चों की देखभाल के लिए कौन कौन सी क्या चीजें हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विस, सेवाओं के प्रकार, शिशुगृह जिन्हें हम डे केयर बोलते हैं। ठीक, इनको बोलते चिल्ड्रन स्लीपिंग प्लेइंग इन कोजी एरिया। ठीक, इसके बाद है आंगनबाड़ी केंद्र, आप सभी जानते हैं, किड्स लर्निंग ईटिंग टुगेदर विद द कार्टी एंड वर्कर। ठीक है, इसके बाद प्री स्कूल्स, तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद है फोकस्ड एरिया, क्या क्या है, किन बातों पे केंद्रित किया गया है प्री प्राइमरी एजुकेशन, या फिर जो हमारे भारत देश में प्री प्राथमिक केंद्र चल रहे हैं या बाल देखभाल सेवाओं का जो भी केंद्र चल रहे हैं, उनमें किन किन बातों पे मुख्य तरीके से फोकस्ड है गवर्नमेंट का, वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अर्ली एजुकेशन एंड सेफ्टी, सुपरविजन, सुरक्षा और पर्यवेक्षण। इन बातों पे स्पेशली गवर्नमेंट ने फोकस की है और इन बातों को बेस बनाकर, इन पॉइंट को बेस बनाकर हमारे यहाँ संस्थाएं चल रही हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल ओवरव्यू मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था। पहले के टाइम पे सारी केयर घर पे ही होती थी। कहाँ होती थी? घर पे। माँ बाप ही केयर करते थे, जो भी देना है, जो भी खिलाना पिलाना है, वो माँ बाप की जिम्मेदारी या परिवार की जिम्मेदारी होती थी, या एक गांव की जिम्मेदारी होती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो गई, क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य। अगर आज का बच्चा सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, स्ट्रांग होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो कल हमारा देश विकसित, आज विकासशील है, कल विकसित होगा इनसे ही। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या की कि स्थानीकरण की नीति, आपने देखा होगा ना, सॉरी, संस्थानीकरण में संस्थाएं बनने लगी, इंस्टीट्यूलाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूट्स बन गए,
स्कूल बनने लगे, कॉलेजेस बनने लगे, प्री प्राइमरी केंद्र बनने लगे, ये सारी चीजें होने लगी। ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देने लगी सरकार। शैक्षिक संगठनों का उदय हुआ, खुद से भी ऑर्गेनाइज करिए लोगों ने, स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्हें बोला जाता है वो चालू हो गई। फिर है गुणवत्ता और मानक पर ध्यान दिया गवर्नमेंट ने, है ना। आधुनिक युग में किन किन बातों पर ध्यान दिया? अधिकार और आधिकारिक दृष्टिकोण, किसके क्या अधिकार है, उनको उसके अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है। और विस्तारित सेवाएं, जितनी भी सेवाएं बच्चों को, स्पेशली प्री प्राइमरी के टाइम। अब प्री प्राइमरी ना बच्चे का जो है केयर, बच्चे की जब बच्चा माँ की कोख में होता है ना तब से शुरू हो जाता है। तो जो मैटरनिटी टाइम है तब से लेके बच्चे के जन्म के 6 साल तक ये पूरा प्री प्राइमरी में ही आता है। हमारा पूरा सिलेबस इससे भरा हुआ है बेटा। हम सभी इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। माँ का न्यूट्रिशन, बच्चे का न्यूट्रिशन, माँ की केयर, बच्चे की केयर, माँ का एजुकेशन, बच्चे का एजुकेशन, ये सारी चीजें ही है हमारा जो डीईसी का कोर्स है ना। इसमें बस सिलेबस अलग अलग है। डीईसी 1 में हमने बच्चों के ही बारे में पढ़े और माँ के बारे में पढ़े, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़े, बच्चों के खेल के बारे में पढ़े, अब बच्चों की जो संस्थाएं जो चल रही हैं इनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1950 से अब तक सरकार ने बाल अनुरक्षण, सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए क्या किया गया, क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। हमारा संकल्प, हर बच्चे का अधिकार, सुरक्षित बचपन, उज्जवल भविष्य, ये सरकार की योजनाएं रही हैं। तो क्या क्या मुख्य योजनाएं, मैंने थोड़ा इनको आपकी बुक से लिया है और यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ध्यान से सुनिएगा। 1950 के दशक में नेहरू जी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, आपको पता है, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए। फिर राजीव गांधी जी आए, उन्होंने नवोदय विद्यालय खुलाए, तो हायर लेवल पे था, पर प्री प्राइमरी लेवल पर भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। इसपे देखेंगे संविधान 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अनुच्छेद जिसमें 45 में लिखा हुआ है बच्चों के अधिकार की नींव रखी गई। फिर 1960 से लेकर 70 के दशक में विद्यालय का विस्तार हुआ। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी कुछ राज्यों में, पूरे देश में ये नहीं आया था। ठीक है, बाल कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। 1980 से लेकर 1990 की दशक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो क्या थी 1986, जिससे बाल केंद्रित दृष्टिकोण था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, फिर ये आया 1987 में। फिर बाल श्रम प्रतिषेध और विनय अधिनियम, जिसमें कि बाल श्रम को रोका गया, यानी छोटे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने नहीं दिया जाता। इसका कानून बना हुआ है, स्ट्रिक्ट कानून बना हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 1992, ये भी आया। फिर ऐसे बहुत सारे हैं आपकी बुक में लिखे हुए, मैं शॉर्ट पे बता दे रही हूँ, ये सब बच्चों के लिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है 2000 से 2010 के दशक में क्या आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई एक्ट 2009। ये बीएड डीएड वगैरह में हमने पढ़ा है, लेकिन प्री प्राइमरी में शॉर्टली पढ़ेंगे कि ये चीजें आई। फिर है समेकित बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम्स, ये सब चीजें आई। किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000। फिर सर्व शिक्षा अभियान SSA आया और बाल हेल्पलाइन 1098 आया। ठीक है, 2010 से अब तक क्या आया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पोषण अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है ना बेटा, उसके अंतर्गत ही ये जो ECCE जो है इसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा कोर्स है DECE, जिसमें बम्पर भर्तियां आएंगी, क्योंकि सरकार ने योजना तो ला दी पर भर्तियां भी आई नहीं। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन पे स्पेशली फोकस किया है 2020 शिक्षा नीति ने, तो इसके लिए तैयार हो जाइए, आपकी भर्तियां आने ही वाली हैं, बम्पर भर्तियां आएंगे। और गवर्नमेंट की सिर्फ एक संस्था है मात्र, कौन सी संस्था? इग्नू, जो ये कोर्स करा रही है, ECCE का कोर्स, किसके नाम से? DCE के नाम से। किसके नाम से? DCE के नाम से, जिसके बारे में हम लोग सब अभी पढ़ रहे हैं, 1 साल का कोर्स है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा, फिर मिशन वात्सल्य, बच्चों के समग्र संरक्षण के लिए, और डिजिटल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और बाल सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। ये मुख्य बिंदु आपकी बुक में लिखी हुई है, इनको मैंने फोकस किया है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद है विस्तार से प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे। बाल अनुरक्षण, जिसे प्रोटेक्शन बोलेंगे, संविधान द्वारा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी ली गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 1992 में आया, जिसकी स्थापना हुई। बाल श्रम निषेध कानून आया, ठीक है, जिसमें बच्चों को 14 साल तक के बच्चे कार्य नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। इसकी प्रॉपर कमेटी बनी गई है देश में, इस प्रॉपर चेकिंग होती है, इंडस्ट्रीज में, कहीं भी, हर जगह बाल श्रम निषेध है। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम, संकटग्रस्त बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए।
फिर मिशन बाल वात्सल्य जिसमें बेसहारा, अनाथ और परिवार परित्याग बच्चों की देखभाल और पुनर्वास, जहाँ बच्चों को आवास मिलता है जिनके माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है उनके लिए। ठीक है, बाल सुरक्षा। ठीक है, इस बाल सुरक्षा में कौन कौन सी चीजें देखिए, जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है बताया मैंने आपको 1098 24/7 अवेलेबल होता है। POCSO अधिकार 2012 जिसमें बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित किया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी को सशक्त कराना है, उसके लिए सुकन्या योजना चालू की गई, बच्चों के लिए अलग से, लड़कियों के लिए स्पेशली पोस्ट ऑफिस में चलती हैं योजनाएं। पोषण अभियान, जिसमें पोषण अभियान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जो आंगनवाड़ी में पोषण दिया जाता है वो, और इसमें ही आता है आपका मिड डे मील भी। ठीक है, फिर टीकाकरण, आप सभी जानते हैं कि जमीनी स्तर पर गांव गांव में टीकाकरण की व्यवस्थाएं कराई गई है आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21A में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2004 RTE एक्ट, हर बच्चे को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान, हर बच्चा तक शिक्षा की पहुंच। मिड डे मील, मैंने आपको बताया मिड डे मील चलाया गया और अब पूरे भारत देश के पूरे स्टेट्स में चल रहा है, जहाँ पे 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क स्कूल में ही आहार दिया जाता है। ये एक प्रोत्साहित तरीका भी है जिससे बच्चे स्कूल से आए, ताकि, क्योंकि देखिए सबसे बेसिक नीड होती है ना हर व्यक्ति की, हर परिवार की, भोजन सबसे बेसिक नीड। छत ना हो चल जाएगा पर पेट भरा होना चाहिए। तो बच्चे काम करने जाते थे क्योंकि खाने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए था, तो स्कूल्स में ही खाना मिलने लगा ताकि बच्चे एटलीस्ट खाने के बहाने तो स्कूल आए। तो वहाँ स्कूल आने से बच्चे पढ़ेंगे भी और खाना भी खाएंगे। बहुत अच्छी और मुझे पर्सनली मिड डे मील सरकार की सबसे बेस्ट योजना लगती है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 आई जिसमें समग्र, समावेशी और कौशल आधारित शिक्षा पे विशेष फोकस किया गया है कि अब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे कौशल ज्ञान हो, बच्चों को ऐसा ज्ञान हो जिससे बच्चे कल को सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। ठीक है, फिर डिजिटल शिक्षा, ई लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को। जैसे जापान, चाइना में होता है ना, छोटे बच्चों को शुरू से स्किल्ड एजुकेशन देते हैं ताकि बड़े होके वो नौकरी के काबिल बन सकें। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ भी अब अप्लाई हो गया है नई शिक्षा नीति के आने से। ठीक है, भारत में बाल कल्याण और सुरक्षा 1950 से लेकर आज तक क्या क्या हुई है वो हम देखेंगे। बच्चों के लिए कार्यक्रम तथा सेवाएं क्या क्या है, प्रोग्राम एंड सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, एकीकृत बाल सेवाएं केंद्र ICTS, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई भी हो जाएगी, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और हेल्थ, जिसमें आंगनवाड़ीज आती हैं। ठीक है, फिर ये पोषण अभियान जिसमें बच्चों को आंगनवाड़ी में देखा है अपने खाने के लिए दिया जाता है पोषण आहार, वहाँ बना बनाया भी देते हैं और पैकेट्स में भी देते हैं। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन मतलब कि बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं। फिर है चाइल्ड हेल्पलाइन, मैं आपको पहले बताते आ रही हूँ 1098 24/7 बच्चों की सुविधाओं के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए अवेलेबल है। सरकारी योजनाएं क्या क्या है भाई, RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन है सरकार की तरफ से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले पढ़ लिए हमने। किशोर न्याय अभियान, ये भी चल रहा है सरकार का। फिर है POCSO जिसमें पॉक्सो बोलते हैं, जिसमें बाल यौन शोषण के लिए अलग से संविधान में नियम बने हुए हैं। इसके लिए दंडित किया जाता है उन सभी व्यक्तियों को जो बाल शोषण करते हैं। ठीक है, इसके अलग से एक्ट बनाए है, इसको पॉस्को बोला जाता है। ठीक है, फिर है स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमारे देश में जो मिशन वात्सल्य के तहत अलग अलग कार्य कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के पोषण के लिए। बाल गृह बने हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं चाइल्ड केयर सेंटर्स। ठीक है, गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं, मतलब गवर्नमेंट तो चला ही रही है बट स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है NGOs हैं, जैसे कुछ है ना नवीन करके चल रहा है कि योजना बाल संरक्षण समिति। ठीक है, इसमें बच्चों के लिए विलेजेस में और ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है और कुछ चल रहा है जैसे कि हेल्पलाइंस फॉर चिल्ड्रन और डिजिटल संरक्षण का कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को डिजिटली पढ़ाया जाता है, जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका, हम देखते हैं यहाँ तक आपका हमने पढ़े कि बच्चों की क्या सुरक्षा योजनाएं जो भी मैंने बताई 1950 से लेकर अभी तक क्या क्या चला वो हमने सब पढ़ा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अब पाठ्यक्रम की योजनाएं कैसे बनाए। अब हमारा केंद्र तो आ गया, हमें भी पता है कि भाई सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी है, हमने अपना केंद्र खोल लिया है जहाँ केंद्र चल रहे हैं, तो करिकुलम कैसे होगा, है ना। ये यूनिट नंबर आपकी 30 है। जब कोई प्री प्राइमरी केंद्र चल रहा है तो वहां पे बच्चों की पाठ्यचर्या क्या होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा। तो पाठ्यचर्या की योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है, ताकि सर्वांगीण विकास हो बच्चों का। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, शिक्षण अधिगम को व्यवस्थित करें। आप कुछ भी नहीं पढ़ा सकते ना, क्या कुछ भी चले गए बच्चे आगे कुछ भी कर लिए। संस्था खुली है तो बच्चों का एक प्रॉपर करिकुलम होता है, क्योंकि
उन संस्थाओं में देखोगे आप कि 3 से 6 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं और उससे कम उम्र के बच्चे भी आते हैं, तो उनके एज अप्रोप्रिएट करिकुलम होता है, उनके हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। समय और संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाता है। समय एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, चाहे आंगनवाड़ीज हो, चाहे बाल वाटिका हो, चाहे प्री प्राइमरी स्कूल हो, और वहाँ संसाधन भी होते हैं बच्चों के अप्रोप्रिएट। ठीक है, सभी बच्चों के लिए आवश्यकताएं पूरी हों, इस बात का ध्यान दिया जाता है। लचीलापन और अनुकूलन बनाए रखना, कभी कभी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज भी होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं संस्थाएं। ठीक है, प्रगति के लिए निगरानी और मूल्यांकन भी हमें लगातार करना होता है कि प्रोग्रेस कर रही है ये संस्था हमारा, अगर कर रही है तो उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद अब कुछ लक्ष्य होते हैं जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, यानी कि लंबे समय के लक्ष्य होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास के होते हैं, जिसमें बच्चों का सामाजिक विकास हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो, संज्ञानात्मक विकास हो, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे, संज्ञानात्मक विकास जो होता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में धीरे धीरे होता है। तो ये लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं, ये हमको अचीव करना है। बच्चे ने एडमिशन लिया तो आज अचीव नहीं होगा, ये हो सकता है 2 साल 3 साल में हो। ठीक है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो, रचनात्मक और सौंदर्य शास्त्र का विकास हो, और बच्चा आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वास का विकास हो। तो ये आज नहीं होगा, ये पूरे करिकुलम में, आज बच्चे ने एडमिशन लिया तो इस 3 साल के अंदर ये आपके लक्ष्य होंगे। ठीक है, पर कुछ क्या होते हैं, लक्ष्य अल्पकालीन भी होते हैं। ठीक है, ऐसे लक्ष्य जिनको आज कंप्लीट करना है, कि आज 15 मिनट की क्लास है, कुछ आपने एक्टिविटीज प्लान की तो तुरंत उनको कंप्लीट करना है, आज के आज, या आज डे की एक्टिविटी हो सकती है, 1 वीक की हो सकती है, 1 मंथ की हो सकती है। ठीक है, अपनी गतिविधियों को, व्यायामों को का चयन करना, क्या करवा रहे हो, दौड़ करा रहे हो, स्विमिंग करा रहे हो, एक्सरसाइज करा रहे हो, उनको आपको तुरंत आज सेलेक्ट करना है और उनको पूरा भी करना है। हो सकता है आज पूरा ना हो तो लचीलापन भी ला सकते हैं। बारिश हो गई, आपने आज आउटडोर गेम प्लान किए पर बारिश हो गई, आपने आउटडोर गेम प्लान किया, आपने विजिट प्लान किए, पर बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है, तो फिर आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो, इसको शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे होती हैं। इसके बाद आपकी दैनिक दिनचर्या अनुसूची, एक पूरा प्रॉपर लेसन प्लान होता है और उसको डे प्लान भी बोलते हैं, जिसमें हमें दिन में क्या क्या चीजें प्लान करनी वो हम लिखते हैं और उसको दिन भर हमारे लेसन प्लान में इंक्लूड करते हैं कि हमें इन 3 घंटों में बच्चों को पहले आधा घंटे में क्या कराना है, असेंबली कराना है, तो डांस कराना है कि पीटी कराना है कि योगा कराना है, फिर हमें ड्राइंग कराना है कि सिंगिंग कराना है कि हमें एकेडमिक पढ़ाना है, ये सब प्लान करना होता है। ठीक है, इसके बाद है इफेक्टिव अर्ली चाइल्डहुड रूटीन्स एंड मैनेजमेंट, हमें कैसे करना है, प्रभावी प्रारंभिक बचपन की दिनचर्या और उसका प्रबंधन हमें कैसे करना है। पहला, अगर 8 बजे से आ रहा है बच्चा तो आगामी और आगमन और स्वतंत्र खेल, आ गया बच्चा तो कुछ उसको खेल, छोटे मोटे खेल खेलने दे सकते हो। फिर 9 बजे से, ये आप पर्सनली, बच्चे टीचर्स पर्सनली प्लान करते हैं। ठीक है, स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी मॉर्निंग मीटिंग हो सकती है, जैसे हम पीटी बोलते हैं, या हम मॉर्निंग असेंबली भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगले टाइम पे आप कुछ सिखाने की गतिविधियां प्लान कर सकते हो, विषय आधारित। इसके बाद आप अल्पाहार, बच्चों को स्नैक्स वगैरह देते हैं, और थोड़ा सा आउटडोर गेम प्लान कर सकते हो। ग्रुप में आप कहानी संगीत से ना सुना सकते हो। फिर इसके बाद बच्चे घर जाते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैंने बताया फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है हमारे हिसाब से कभी कभी नहीं होता है। ठीक, तो अनुमानित दिनचर्या, आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या क्या करना है। क्लियर रूल्स एंड ट्रांजिशंस होना चाहिए, स्पष्ट नियम और संक्रमण होना चाहिए। इसके बाद निरंतर समय आपका रेगुलर होना चाहिए बच्चे, और सुरक्षा की भावना प्रदान करना चाहिए, जो भी आप कार्य कर रहे हो बच्चों की सुरक्षा हो, लचीलापन मैंने बताया आपको, है ना, और उभरती हुई शिक्षा, जो भी नई चीजें हैं उनको आपको लाना है बच्चों के साथ, आपको वो चीजें इंक्लूड करना, पुरानी पद्धति को चेंज करके नई योजनाओं को लाना है। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू नीड एंड लर्निंग, जागरूकता और सीखने पर प्रतिक्रिया देना है आपको, या बच्चों को आपको प्रतिक्रियाएं लेना है बच्चों की, और उनको आपको ध्यान रखना है। यूज स्मॉल ग्रुप्स, आपको छोटे छोटे बच्चों का समूह बनाना है और उसमें पढ़ाना है। आपको एक चेकलिस्ट बनाना है कि जो भी आपने आज प्लान किया, जो भी आप, बच्चों की चेकलिस्ट बनाना है, प्लान की चेकलिस्ट बनाना है, एक्टिविटीज की चेकलिस्ट बनाना है। क्या बच्चे, सारा बच्चे ABC, मान लीजिए बच्चा है कोई ABC बच्चा है, कोई भी नाम है ये बच्चों के, आपने कोई एक्टिविटी 1 प्लान की है, तो इसका परफॉर्मेंस कैसा था, इसका परफॉर्मेंस कैसा था, इसका, तो यहाँ पे आप चार्ट बना के उसको आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको करना है आकर्षक गतिविधियों की सामग्रियों का प्रयोग करना है, ताकि बच्चे इन्वॉल्व हो, उनको इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, फिर है आपको टीम वर्क करना है, टीचर्स का टीम होगा, टीम वर्क में करना है, आपको साथ में काम करना है। एक क्लास में एक टीचर होना चाहिए, जो भी बना हुआ, जैसे कि 30 बच्चों में या 40 बच्चों में एक टीचर तो वो होना चाहिए, एक बाई होना चाहिए, तो वो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका केंद्र की जो आपका यूनिट नंबर 11 है, केंद्र की स्थापना करना और चलाना। अब आपने सेंटर तो खोल लिया या सेंटर चल रहा है, तो उसको कैसे खोलना है, कैसे
स्थापित करना है। केंद्र के लिए जगह की व्यवस्था आपको देखना है कि उपयुक्त स्थान का चयन करना, चूज अ सुटेबल लोकेशन, सेफ हो, एसेसिबल हो, बच्चों के जाने आने में उनका सुविधाजनक हो। फिर एक कानूनी औपचारिकता, पंजीकरण, आपको आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जो भी आपके नियम है प्री प्राइमरी स्कूल खोलने के, उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब आपके होने चाहिए। फिर आपका बजट, कितना बजट है, कितना बड़ा स्कूल है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपका बजट होना चाहिए। फिर है भीतरी स्थानों और सुव्यवस्थित रूप से देना है ना, भीतरी स्थान को सुव्यवस्थित, जो क्लासरूम्स है। अब देखिए कितना सुंदर क्लासरूम है, बैठने के लिए बच्चे हैं, टीचर है, बुक्स रखने के लिए जगह है, बच्चों के खेलने के लिए जगह है कि बच्चे बैठ के भी खेल सके और नीचे बैठ के खेल सके और क्लासरूम में बैठ के पढ़ सके, टेबल, सारी चीज़ें, पेंटिंग्स, क्लास डेकोरेट है, घड़ी है, सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है कि कृत्यात्मक क्षेत्र, एक्टिविटी एरिया होना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको। सेफ्टी एंड क्लीनिनेस, एकदम साफ और ऐसे कोई सामान ना हो जिससे बच्चों को कोई भी हार्म हो। फिर आपका सुसज्जित सुंदर सी क्लासरूम होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए, शारीरिक गतिविधियां करते रहें बच्चे, दौड़ें कूदें, ये सब चीज़ें होना चाहिए। रेत, झूला, पेड़ पौधे होना चाहिए, पत्तियां, बगीचा और सुरक्षित बाग, ये सारी चीज़ें हमारे केंद्र में होनी चाहिए। ठीक है। फिर है कुशल केंद्र संचालित करना। अब अगर हमारा केंद्र चल रहा है तो उनको कुशलता से चलाने के लिए क्या होना चाहिए? खेल सामग्री पूरी होनी चाहिए, दिख रहा है आपको, सारी चीज़ें होनी चाहिए। केंद्र कार्यकर्ताओं का अरेंज करना, जो भी आपके टीचर्स हैं वो प्रॉपर हों। अगर कोई नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि आपके बच्चे तो स्कूल आएंगे ही, कोई एब्सेंट हो तो उसकी व्यवस्था करना, तो एक्स्ट्रा टीचर्स रहना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम्स में रिकॉर्ड्स मेंटेन करें बच्चों का, टीचर्स का। ठीक है। केंद्र चलाने के लिए फंड आपको कहाँ से मिलेगा, क्या गवर्नमेंट दे रही है, क्या कोई स्वयंसेवी संस्था दे रही है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, किसी केंद्र को चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ सामग्री देख ली हमने, यहाँ पे स्टाफ देख लिए, हमने यहाँ रिकॉर्ड देख लिया और यहाँ पे हमने फंड देखा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है आपका यूनिट नंबर 32, ये कहती है कि रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली विथ फैमिली। अब हम स्कूल चला रहे हैं तो वहाँ टाइम टाइम पे हमें पेरेंट्स से मिलना है, बच्चों के माता पिता से मिलना है, उनसे डिस्कस करना है कि आपके बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, उनको परस्पर सम्मान देना है, उनसे साझा करना है आपके एक्सपीरियंस, उनसे पूछना है कि भाई क्या उनको स्कूल के प्रति क्या उनकी भावनाएं, उन्हें स्कूल में क्या ज़रूरत महसूस हो रही, क्या आपको और करने की आवश्यकता है, बच्चों को लेके क्या समस्याएं, वो आपको बात करने से, क्योंकि एक बच्चा दो ही लोगों से इंटरेक्ट होता है, एक पेरेंट्स और एक टीचर्स। ठीक है। फिर इसके बाद माता पिता के साथ संपर्क स्थापित करना, आप उनको कॉल के माध्यम से आप नोट भेज सकते हो, आप मेल भेज सकते हो, ताकि वो क्या करें, मीटिंग अटेंड करें आपके साथ। इसके बाद एक कम्युनिटी, बच्चों को आसपास के परिवेश से भी इंटरेक्ट कराना है। आसपास में कोई शॉप है, कोई बुजुर्ग है, कोई गार्डन है, कोई शॉपकीपर है, कुछ भी है, वहाँ आपको स्थानीय जगहों पे ले जाना है, कोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो वहाँ से आपको बच्चों को इंटरेक्ट कराना है। ठीक है, लेकिन दिखाई ना, स्वयंसेवी संस्था, कोई भी कार्यक्रम हो रहे हैं आजू बाजू, संस्कृति से साझा कराना है, कोई भी चीज़ आजू बाजू हो रही है तो इन्वायरमेंट से बच्चों को आपको इंटरेक्ट कराना है। उसके बाद एक केंद्र में अन्य वयस्कों के साथ कार्य, और भी कोई लोग हैं आसपास तो उनको आपको अपने स्कूल में बुलाना है। जैसे मान लीजिए कोई सर्कस आया है तो उनके लोगों को बुला लीजिए आप। कोई भी एक्टिविटी आपके स्कूल के आपने आजू बाजू, जैसे आपको लग रहा है कि कोई ऐसी इनोवेटिव चीज़ है, जैसे डॉक्टर को बुला लिए, डेंटिस्ट को बुला लिए, ठीक है, हेल्थ चेकअप के लिए बुला लिए, तो इससे क्या होगा, बच्चों में आसपास के लोगों की जागरूकता बढ़ेगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारी प्रकृति में, हमारे एनवायरनमेंट में है। ठीक है। इसके बाद है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट आई थिंक यूनिट नंबर 33, मूल्यांकन। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो इस आपके संस्था में, उसका सिस्टमेटिक प्रोसेस होगी, आपको व्यवस्थित प्रक्रिया करना है, जानकारी एकत्रित करना है और अधिगम को समझाना है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे खेल क्रियाएं जो आपने उपयोग की, इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों का, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हमको ध्यान रखना है, नोट करना है। अगर बच्चे में कोई समस्या है तो फिर हम उसको उसके लिए अलग से कार्य करना है। ठीक है। बच्चों के मूल्यांकन को क्यों करें, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि जिस गोल से हमने बच्चे को एडमिशन यहाँ किए थे, क्या वो बच्चे ने गोल अचीव किया, क्या हमने गोल अचीव किया, ये सारी चीज़ें है ना। इसके लिए हम मॉनिटरिंग करते हैं। ताकतों की पहचान, उनमें क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, उनमें बच्चों में क्या एबिलिटीज़ हैं, उनका व्यक्तित्व व्यवहार विकसित हुआ कि नहीं, सब हमको रिकॉर्ड रखना है। ठीक है। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कैसे करें, तो अवलोकन करें, चेकलिस्ट बनाएं, पोर्टफोलियो और बातचीत करें और साक्षात्कार करें, पेरेंट्स का भी बच्चों का भी, ताकि इससे हमारा पूरा एवैल्यूएशन हो, मूल्यांकन हो, ताकि हमें पता चले कि जिस थीम के साथ, जिस एम के साथ हम ये संस्था चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, क्या वो हमें अचीव हो रही है। ठीक है।
तो केंद्र का मूल्यांकन और बाल अनुरक्षण केंद्र का चयन, हमने चयन तो कर लिए, पर हम मूल्यांकन कैसे करेंगे? जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, क्या वो सही से कार्य कर रहे हैं? जो हमारा करिकुलम तैयार हुआ था, क्या वो एज ओरिएंटेड है? क्या हमको अचीव होगा उससे हमारा आउटपुट? फिर जगह, क्या स्पेस सही है जहां हमने स्कूल खोला है? क्या वहाँ प्लेग्राउंड है? क्या वहाँ बच्चों के बैठने उठने की सही जगह है? खेल सामग्री सही है कि नहीं? साफ सफाई है कि नहीं स्कूल्स में? उपयुक्त रिकॉर्ड चेक करना है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है स्कूल में? स्वास्थ्य रिकॉर्ड, बच्चों का हेल्थ चेकअप हो रहा है कि नहीं? फाइनेंशियली जो प्रोसीजर होती है स्कूल की, क्योंकि स्कूल चल रही है, सामान लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, उसके लिए फंड लगता ही है, वो प्रॉपर है कि नहीं? आपातकालीन संपर्क, जैसे कि पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, ये सारी चीज़ें, अस्पताल, ये सारी चीज़ें आसपास संपर्क में हैं कि नहीं? क्योंकि जो डिजास्टर्स हैं, जो आपदाएं हैं, बता के नहीं आती हैं, तो उसके लिए हमें प्री अलर्ट रहना होता है। ठीक है, तो स्कूल्स में जो सारी चीज़ें होना चाहिए। बाल संरक्षण केंद्र का चुनाव करने के टाइम लाइसेंस प्रत्याशन है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं स्कूल्स का। फिर केंद्र का दौरा करें कि जब यहाँ जो केंद्र में आप अपने बच्चे को, हमने खोला हुआ है अपने बच्चों के लिए, जिस केंद्र को आप चला रहे हो, क्या वहाँ पे आप प्रिंसिपल है या जो भी टीम इसको खोल रही है प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, चेकिंग करे, जिस गोल से आपने स्कूल खोला है वो अचीव हो रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, कर्मचारी जो है उनका बाल अनुपात है कि नहीं, जैसे कि बताया हमने कि एक स्टाफ चार किड्स के बीच में होना चाहिए बोल रहा है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, तो उसको ध्यान रखेंगे। आई होप 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, ऐसा कुछ अनुपात है, तो वो ध्यान रखना है। माता पिता की प्रतिक्रिया, क्या फीडबैक दे रहे हैं पेरेंट्स, उसको नोट करना है, उस पर अमल करना है। और सुरक्षा, जैसे मैंने बताया, फायर ब्रिगेड, फायर एक्सटिंग्विशर्स और मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब आजू बाजू होनी चाहिए, या उसकी फैसिलिटीज़, उसकी जागरूकता आपके स्टाफ में, आपके स्कूल्स में होना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो उम्मीद है बेटा आपको पूरा ब्लॉक नंबर 7 पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करना, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे फीडबैक मिलती है। देख तो रहे हैं आप, पढ़ तो रहे हैं, बट फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लग रहा है, क्या इनोवेट करना है, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बताइएगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप हम मिलके हमारे देश के प्रगति में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।